सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ धीरज कुरे एंड आज हम करने वाले हैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज़ व्हाट फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके क्लास 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार। तो ये चैप्टर में हम देखेंगे कि जो जितना भी रिवॉल्यूशन हुआ है वो कहाँ से शुरुआत हुआ है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो जितने भी दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन हैं और कई सारे रिवॉल्यूशन है ना, वो किसी न किसी चीज़ से इंस्पायर्ड होते हैं। तो यहीं से कुछ सीन्स हुए हैं जिसकी वजह से दुनिया भर में जितने भी रिवॉल्यूशन हुए हैं वो यहाँ से ट्रांसफ़र हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। यही सारे रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग है, इसलिए चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 14 जुलाई 1789 डेट याद रखना। ये सिटी ऑफ पेरिस है जहाँ स्टेट अलार्म बज रहा था। मतलब वो थोड़ा, जो सिटी पेरिस है ना, वो थोड़ा खतरे में था। जो किंग थे वहाँ के, वो ट्रूप्स हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। मतलब जो सैनिक लोग थे ना, उनको सिटी के अंदर भेज दिया गया था। रूमर्स ये फैल गया कि जो कमांडर थे ना, ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन सिटीजन्स। मतलब खबर ये फैल गया कि जो राजा के सैनिक थे उन लोगों को मारेंगे, ऐसा उन लोग के बीच में रूमर फैल गया। तो लगभग 7,000 मैन एंड वुमेन टाउन हॉल उनका महल होगा, उन उसके सामने खड़े हो गए एंड एक ग्रुप बना दिया, पीपल्स मिलिटिया। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। और उन्होंने कई सारे बिल्डिंग्स तोड़ दिए, किसके खोज में? आर्म्स, मतलब हथियार के खोज में। उसके बाद फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी एंड स्टॉर्म फोर्टनेस प्रिजन इन बेस्टाइल वेयर दे होप टू फाइंड होडेड अम्यूजन। उसके बाद कुछ ग्रुप ऑफ 100 लोगों ने एक ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी की तरफ बढ़ गए और उन्होंने एक कैदी कैदी लोगों का जो तहखाना होता है ना, या फिर किला होता है, जिसका नाम है बेस्टाइल फोर्ट, उसके अंदर जाके हमला कर दिया। और वहाँ लगा था उनको कि कुछ हथियार वगैरह मिल जाएगा। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर एंड द बेस्टाइल वॉज किल्ड, जिसपे, हाँ, मतलब हाथों की लड़ाई थी जिसमें आपका जो कमांडर है ना बेस्टाइल का, वो मारा गया और जो प्रिजनर्स थे, कैदी थे, वो रिलीज कर दिए गए। जहाँ पे खाली कितने टोटल 7 ही थे। येट द बेस्टाइल वॉज हेटेड बाई ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। हालांकि आपका जो बेस्टाइल था ना, वो सबसे, मतलब इसको काफ़ी ज़्यादा हेट किया जाता था। क्यों? क्योंकि ये पावर को दिखाता था किसकी? किंग का। द fortress was demolished and its stone fragments were sold in markets। वो जो फोर्ट था उसको तोड़ दिया गया और फिर जो उसके अंदर जो स्टोन्स थे ना, मतलब जिस स्टोन से वो फोर्ट बना था, उसको मार्केट में बेच दिया गया। और उन कौन लिए इनको? वो जो इसके याद को, इस डिस्ट्रक्शन की याद को रखना चाहते थे। द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर डिटोरेटिंग बोथ इन पेरिस एंड कंट्री साइड। तो ये जो दिन था, मतलब हड़तालों का, फिर दंगों का, काफ़ी यादगार बन गया पेरिस के लिए और उसके कंट्री साइड के लिए। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट हाई प्राइस ऑफ ब्लेस्ड। काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे लोग मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, किसके अगेंस्ट? हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, मतलब जो ब्रेड था, खाने का जो रोटी, उसके मतलब महंगे महंगे होने के कारण। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम। तो इसके कई सालों बाद नहीं, मतलब बाद में, जब हिस्टोरियंस ने देखा इस टाइम को, दे सॉ इट द बिगनिंग ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लीड टू एक्सिक्यूशन ऑफ किंग इन फ्रांस। तो ये जो मूवमेंट था ना, ये हाई प्राइस ऑफ ब्लेड का, इसकी वजह से आपका जो किंगडम है फ्रांस का, वो उसमें उसका बर्बादी यहीं से शुरू हुई है। मतलब उन्होंने ये फाइंड आउट किया। दे मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। मतलब ज़्यादातर लोगों ने इस चीज़ का उम्मीद नहीं किया था। एंटिसिपेट मतलब सोचा नहीं था इस आउटकम के बारे में। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन? और आखिर ये जो प्राइस है वो बढ़ा कैसे? चलो देखते हैं। सबसे पहले हम, वो खाली इंट्रो पार्ट था, अब हम डिटेल में घुसते हैं।
फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट एटीन सेंचुरी मतलब आपका 70-50s या फिर 70-80s की बात कर रहा है। तो 1774 पे आपका जो लुइस 14 था, ये क्या था, ये बर्बन फैमिली का किंग था जिसे राजगद्दी संभालने के लिए दिया गया था। ये सिर्फ 20 साल के थे एंड ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिट्स इनसे मैरिड थे। उसके बाद अपॉन हिज एक्सेशन ऑफ द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर, जब ये किंग बने तो इनके पास है ना वो खाली तिजोरी था। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, मतलब कई सालों के वार ने जो फ्रांस का जो खजाना था ना उसको खाली कर दिया गया था। Added to this, the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles। साथ ही इसके साथ इस तंगी के साथ क्या होता है पता है, उनको चाहिए थे पैसे किसको मेंटेन करने के लिए, राजमहल वर्साइलिस को। अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। तो फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस आज़ादी दिलाने में मदद किया था, किससे, ब्रिटेन से, और ये सबका कॉमन एनिमी था। द वॉर एडेड मोर देन अ बिलियन lives to a debt that had that had that had already risen up to more than 2 billion lives। ये क्या है, लाइव क्या है, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस। ये करेंसी है मतलब पैसा है जो कि 1794 पे चलता था, मतलब बंद हो गया 1794 पे। तो इसने 2 बिलियन लाइव्स का मतलब क्या किया, 2 बिलियन समझ, जो बहुत ज़्यादा प्राइस है। 8,000 करोड़ 1 बिलियन होते मेरे ख्याल से, तो 2 बिलियन 16,000 करोड़ इतना का लागत लगा गया था। मतलब लोगों में बहुत कर्ज में चले गए थे। उसके बाद है लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। तो जिन्होंने ये लोन दिया था उन्होंने 10% इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया था लोन्स पे। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लिगेट टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो जो फ्रेंच गवर्नमेंट था ना, खाली इंटरेस्ट का पैसा चुकाने में उनका बजट चला जाता था। टू मीट दिस रेगुलर एक्सपेंसेस, और इस एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए वो गवर्नमेंट क्या करने लगी, मतलब रेगुलर एक्सपेंसेस जिसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी को मेंटेन करने का कॉस्ट, प्लस कोर्ट और जो रनिंग गवर्नमेंट है उसको ऑफिसर्स और यूनिवर्सिटीज़ को रन करने का कॉस्ट वो स्टेट से टैक्सेस के फॉर्म में वसूलने लगी। येट इवन द मेजर वुड नॉट हैव सफिस्ड, फिर भी वो ये स्टेप भी उनके कमी को पूरा नहीं कर पा रहा था। फ्रेंच सोसाइटी एंड द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट्स। फ्रेंच सोसाइटीज और जो फ्रेंच सोसाइटी साथ ही जो 18th सेंचुरी मतलब 701 टू 7 मतलब 1800 का डेट तक वो फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट्स में बटी हुई थी। और खाली जो थर्ड मेंबर था, थर्ड सोसाइटी है, वही बस टैक्स देते थे। इससे ना बहुत हड़ताल हुआ। द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वर पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम। ये फ्यूडल सिस्टम्स का पार्ट था। फ्यूडल सिस्टम मतलब जिसपे लोग टैक्स देते थे। द ओल्ड रिजिम, और ये एक टर्म है ओल्ड रिजिम जो कि यूजुअली उनको मतलब उनको पॉइंट आउट करता है जो कि वो सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन जो 1789 के पहले थे, ओल्ड रिजिम। और ये फिगर 2 दिखाता है वो तीनों सोसाइटी को, मतलब 3 स्टेट में सोसाइटी को बांटा गया था। पहला था क्लर्की, दूसरा था नोबिलिटी एंड तीसरा था बिजनेसमैन। क्लर्की में कौन आते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिसर, लॉयर्स एक्सेट्रा, मतलब बड़े बड़े लोग आते थे क्लर्की में। एंड दूसरे स्टेट पे पीसेंट्स, बड़े बड़े किसान एंड आर्टिसंस। एंड तीसरे स्टेट में क्या आते थे, कौन आते थे, तीसरे स्टेट में वो लोग आते थे जो कि थोड़ी कम छोटे मोटे फार्मर, साथ ही जिनका पास लेबर या फिर सर्वेंट्स। फिगर 2 हमने देख लिया। अब हम देखते हैं फ्रेंच सोसाइटी के सारे स्ट्रक्चर के बारे में। तो आपका जो 90% लोग थे वो कौन थे पता है, किसान थे। However, only a small number of them owned a land they cultivated। और खाली कुछ ही लोग थे जो उनके पास खुद का खेत होता था।
जिस पे वो खुद का खेती कर सके। और बाकी जो 60% लैंड वॉस है ना, वो किसके पास था? नोबल्स के पास, मतलब बड़े बड़े लोग जैसे कि पेशेंट्स, आर्टिसंस, और साथ ही चर्च के पास और बड़े बड़े लोगों के पास था बाकी सारे जमीन। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स, दैट इज क्लर्जी एंड द नोबिलिटी। तो फर्स्ट टू स्टेट्स है ना, क्लर्गी और जो नोबिलिटी, इन्होंने काफ़ी सारा फ़ायदा उठाया है बर्थ से ही, जन्म से ही। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस वॉज एग्जाम्पन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस फ्रॉड टू द स्टेट्स। और ये पहला फ़ायदा क्या था? ये लोग टैक्स नहीं भरते थे। द नोबल्स फर्दर enjoyed फ्यूडल privileges। और जो नोबल्स थे, मतलब जो राजा महाराजा के लोग, उन्होंने भी जन्म से काफ़ी सारी चीज़ें उठाई थी, मतलब फ़ायदा उठाया था। दिस इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज, मतलब ये किसान से मतलब लोन वोन लेते थे और खुद कुछ नहीं भरते थे। पीजेंट्स वर ऑब्लिग्ड टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड, और ज़बरदस्ती पीजेंट लोग से अ, काम कराया जाता था मालिक के लिए, लॉर्ड मतलब राजा महाराजा के लिए। टू वर्क इन हाउस एंड फील्ड्स, टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग्स, मतलब ये आर्मी में भी सर्व करते थे और बिल्डिंग लोड्स बनाने में भी काम करते थे। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टीच फ्रॉम पेशेंट्स। राजा महाराजा तक तो ठीक था, ये जो चर्च थे ना, उन लोग भी वसूल रहे थे यार, कितने समझ जो कैसे आदमी थे। इनके टैक्स टैक्स का नाम क्या था? टीथ। टीथ का यहाँ पे एक्सप्रेशन ये है, टैक्स लेविड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मतलब आपके जो एग्रीकल्चर है ना, उसका जो रेवेन्यू आएगा उसका 1/10 इन लोग चार्ज करते थे। किसानों के पास बचेगा क्या, इसलिए प्रोटेस्ट हुआ था। एंड फाइनली ऑल द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। दिस इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड tile and a number of indirect taxes that were levied on article of everyday consumption like salt, tobacco, burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third state alone। तो चर्च है ना, उसके उसका चर्च था, उसका टैक्स का नाम था टीथ, और साथ ही एक डायरेक्ट टैक्स भी ले जाता था जिसका नाम था टैली। टैली, टीथ टीथ मतलब वो टैक्स जो चर्च लेते थे, एंड टैली मतलब जो गवर्नमेंट लेता था वहाँ का, स्टेट को ले दिया जाता था। और इतने सारे हर चीज, ये टैक्स तो ठीक था, और कुछ इनडायरेक्ट टैक्स भी थी, जैसे कि सॉल्ट या फिर टोबैको कंज्यूम करने के लिए अलग टैक्स देना पड़ता था। और द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बॉन्ड बाय द थर्ड स्टेट अलोन। मतलब टैक्स भरने, मतलब देश को खाली सिर्फ ये थर्ड स्टेट के लोग चला रहे थे, मतलब उनसे पैसा वसूला जा रहा था। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, द स्पाइडर एंड द फ्लाई। इसको देखते हैं। यहाँ पे एक किसान है। द पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग, ग्रेन, फ्रूट, मनी, सलाद, मतलब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब लाता था। द फैट लॉर्ड, मोटा मोटा लॉर्ड, इसको घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसको प्यार की नज़रों से या फिर दया की नज़रों से देखें। और यहाँ पे क्या किया था? द मोर द डेविल द मोर ही वॉन्ट्स, जो जितना बुरा है वो उसको उतना ही ज़्यादा चाहिए होता था। और ये रहा नोबल, जो है स्पाइडर, और पीजेंट को फ्लाई, मतलब स्पाइडर जब कुछ भी चाहिए था तो वो खींच लेता था ना, वैसे ही इसको स्पाइडर माना गया है और ये इसको शिकार बना रहा है। 1.1 ये क्या होता है देखते हैं। स्ट्रगल टू सर्वाइव, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज टू अबाउट 23 million in 1715 to 28 million in 89 1789। तो जो जनसंख्या था फ्रांस का, वो 23 मिलियन था 1715 पे, और 28 मिलियन तक पहुंच गया कब तक? 1789 पे। इससे इससे क्या हुआ? जो डिमांड एंड सप्लाई का चेन हो गया है ना, वो डिमांड एंड सप्लाई था किसका? अनाज का, वो टूट गया, वो कम पड़ गया। आपका जो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स थे ना, वो प्रोडक्शन रेट था वो कंजप्शन रेट के बराबर नहीं था। मतलब जितना अनाज बन रहा था उससे डबल, उससे ज़्यादा लोग कंज्यूम कर रहे थे उसको। इससे ना क्या हुआ, जो अनाज का प्राइस था बहुत तेज़ी से बढ़ गया, बहुत तेज़ी से।
मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड बाई लेबर्स। ज़्यादातर वर्कर्स लेबर्स के ज़रिए काम करते थे वर्कशॉप पे। हुज ओनर ओनर फिक्स देयर वेजेस, और उनके जो ओनर्स थे वर्कशॉप के उनका दिहाड़ी तय करते थे। बट वेजेस डिड नॉट कीप विथ, मतलब सारी चीज़ का प्राइस तो बढ़ रहा था, लेकिन जो वेजेस थे, वेजेस मतलब दिहाड़ी, वो नहीं बढ़ रहा था, जिससे लोग और गरीबी में जाने लगे, और जो गैप था पुअर और रिच का वो काफ़ी बढ़ गया। थिंग्स बिकम वर्स व्हेनेवर ड्रॉट और हेल्थ रिड्यूस द हार्वेस्ट। मतलब गरीबी में आटा गिला था, और कब हो पता है, जब ड्रॉट मतलब सूखापन या फिर बाढ़ वाढ़ अगर आता था और जो फसल है उसको डिस्ट्रॉय कर देता था। इससे क्या हुआ, इससे सब्सटेंसेस क्राइसिस हो गया। सब्सटेंसेस क्राइसिस का मतलब क्या गया था, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इंडेंजर्ड। मतलब एक एक्सट्रीम क्राइस जिस पे आपको जो खाना पीना है उनका शॉर्टेज हो जाता है, मतलब बहुत ही बुरा तरीका। समथिंग दैट अकर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिम। और ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली आता है ओल्ड रेजिम के, मतलब पहले होता था ये सब। और ये वॉर्स हो गया 1715 और 1789 के बीच में। और देखो ये इतना बुरा क्राइसिस कैसे होता है। सबसे पहला आता है बेड हार्वेस्ट। बेड हार्वेस्ट हो गया, और जो पुअरेस्ट थे वो कुछ बाई नहीं कर सकते थे। डिसीज एपिडेमिक, तो सारा सब कुछ एक साथ हो गया। सॉरी सॉरी ये वर्ड यूज़ करने के लिए। उसके बाद है 1.3। उसके बाद क्या हुआ है, ग्रोइंग मिडिल क्लास वेजेस एंड इन टू प्रिविलेजेस। तो एक नया सेक्शन का उभार हुआ, मतलब उद्घाटन हुआ, वो है मिडिल क्लास। एक नया सोसाइटी बनने लगा। तो जो पास्ट में जो पेजेंट्स थे, वर्कर्स थे, और जो लोग पार्टिसिपेट किए थे इंक्रीजिंग टैक्सेस इन फूड स्कैर्सिटी के खिलाफ, मतलब टैक्स के बढ़ना और जो अ, खाने की कमी हो रही थी उनके खिलाफ जो लोग लड़े थे, ये उन्हीं का पार्ट था, मिडिल क्लास का। बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केयर मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। तो ये लोग क्या थे, ये लोग ये ग्रोइंग पॉपुलेशन, मतलब उभरते हुए लोग थे जो कि किसान थे, वर्कर थे, जो टैक्सेस और फूड स्कैर्सिटी के खिलाफ आवाज़ उठाए थे। बट इन ये क्या लैक करते थे, ये मीन्स हो, मतलब वो सोच या प्रोग्राम जो, मतलब वो आइडिया लैक कर रहा था जिससे सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर पे कुछ चेंज आए। दिस फर्स्ट लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद द थर्ड स्टेट्स हु हैड become prosperous and had access to the education and new ideas। और ये आइडिया किसके के पास चला गया, थर्ड स्टेट, जहाँ पे लोग इमर्ज कर रहे थे और जिनको एक्सेस मिल रहा था एजुकेशन और नए नए आइडियाज़ के खिलाफ, मतलब आइडियाज़ के लिए। फिर 18th सेंचुरी ने एक विटनेस किया क्या, सोशल ग्रुप्स का इमरजेंस, जिसे हम कहते हैं मिडिल क्लास, जो अर्न कर रहे थे, अर्न वेल्थ थ्रू expanding overseas trade from the manufacture of goods such as wool and silk textile that were either exported or brought richest member of the society। मतलब ये नया इमर्जिंग लोग आ रहे थे जो पैसे कैसे कमाते थे, सामान बेच के बाहर तरफ एक्सपोर्ट करके, और कुछ गुड्स बना के, जैसे कि वुलन या फिर सिल्क टेक्सटाइल, ये सारे चीज़ बना के दे वर इधर एक्सपोर्टेड और ब्रॉड बाई रिचर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। ये या तो बाहर बेचते थे या फिर जो अमीर लोग हैं सोसाइटी के उनको बेचते थे। इन एडिशन टू मर्चेंट्स, साथ ही मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशन जजेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स एंड लॉयर्स। साथ ही जो मर्चेंट्स थे, मर्चेंट्स मतलब दुकान वाले, और या फिर मैन्युफैक्चरर्स जो कि सामान बनाते थे, ये इनके अंदर और एक और सेक्शन है लॉयर। साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, मतलब अभी के तौर पे जैसे कि आईएएस हो गया, ये सारी चीज़ लोग भी इमर्ज कर रहे थे। ऑल ऑफ दिस वर, ये सारे लोग एजुकेटेड थे एंड क्या बिलीव करते थे, सुनना, यहाँ ही से सबका मेन चीज़, मेन थॉट होता है कि कोई भी ग्रुप सोसाइटी जन्म से कोई फ़ायदा में नहीं रहेगा। इंसान अपने काम से ही
उसके उसका इज्जत मिलेगा, उसका सम्मान किया जाएगा. This ideas envisaging a bright a society on freedom and equal laws and opportunities for all, put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau. तो ये आइडिया कुछ फिलोसोफर्स के द्वारा दिया गया, जाके जहाँ इनका मानना था कि सारे लोग, सबके लिए बराबर लॉ होना चाहिए और सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी होना चाहिए. इनका कहना था, जॉन लॉक का कहना था, और साथ ही जीन जैक रोसे का कहना था. ये दोनों फिलोसोफर थे. इन हिज टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट, इनका एक बुक होगा मेरे ख्याल से, टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट, लॉक सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट. मतलब इन्होंने जो पवित्रता, डिवाइन मतलब पवित्रता, और एब्सोल्यूट राइट मतलब हक किसका, मोनार्क का बारे में बताया था. फिर रोसे एक अनदर फिलोसोफर हैं, ये आइडिया फॉरवर्ड किया, प्रपोजिंग द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव. इन्होंने ये आइडिया फॉरवर्ड किया, जिन्होंने मतलब गवर्नमेंट को प्रपोज किया कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है पीपल के बीच पे और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, वो बराबर होना चाहिए, मतलब सब लोग बराबर होने चाहिए. उसके बाद इन द स्पिरिट ऑफ लॉस, ये एक अनदर बुक है, और मोंटेस्क्यू इनके ऑथर होंगे मेरे ख्याल से, फिलोसोफर. और इन्होंने प्रपोज किया कि जो डिवीज़न ऑफ पावर है, गवर्नमेंट किसके बीच में, लेजिस्लेटिव मतलब वो लोग जो लॉ बनाते हैं और जो उसे एग्जीक्यूट कराते हैं, और जुडिशरी जो कि लॉ फॉलो ना करने पे सजा दे देते हैं, जैसे कि आज का केस है. हमारी सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट है वो लेजिस्लेटिव में आ गया. एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव हमारे जो पुलिस ऑफिसर, मतलब तो किस पे एग्जीक्यूट हो रहा है हम पे, तो हम लोग एग्जीक्यूटिव में आ गए. और जुडिशरी आईएएस वगैरह लोग, मतलब पुलिस वगैरह लोग, जज वज. आई होप समझ गए हो यार. मैं इसका एग्जांपल अच्छे से दूंगा कमेंट में अगर गलत हो गया हुआ तो. दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इन फोर्स इन द यूएसए. तो ये मॉडल था गवर्नमेंट का, वो यूएसए में यूज़ किया गया आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड द इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन. अब जब ब्रिटेन से सब आज़ाद हुए तब इस इसका यूज़ किया गया. द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हैड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. उस एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स. आपका जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था, और उन्होंने गारंटी किया कि जो इंडिविजुअल का राइट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है. और इसके लिए पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ फ्रांस, मतलब लोग सबके लिए अच्छे ही सोचने लगे. द आइडिया ऑफ फिलोसोफर्स वर डिस्कस्ड intensely in salons and coffee houses and spread among people through books and newspaper. तो ये जो आइडियाज़ थे ये सब जगह चर्चे में आने लगे, जिसके जिसके भी नुक्कड़ ठेला है ना होता है, वैसे ही वहाँ पे कॉफ़ी हाउसेस होते थे, या फिर जहाँ पे बाल कटवाते थे लोग, वहाँ पे चर्चा होने लगी. किसके थ्रू, बुक्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू. दीज वर फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप्स. ये फ्रिक्वेंटली ग्रुप्स में लोग पढ़ते थे इसके बारे में. और जिनके बारे में जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे उनको सुनाया जाता था. द न्यूज़ दैट Leo 16 planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated an anger and protest against the system of privileges. तो लुई 16 ने जब टैक्स निकाला ना तो सब गुस्सा में हो गए और इनकी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे. फिर यहाँ पे दो सोर्स दिया गया है. अकाउंट्स ऑफ प्लेड एक्सपीरियंस इन ओल्ड रिजिम, जो 1789 के पहले जो लोग रहते थे ना, उनका कुछ एक्सपीरियंस उसको बताया गया है. पहले का केस है जॉर्ज डैंटन का, who later became an active revolutionary politics. मतलब ये रिवोल्यूशनरी बन गए बाद में. एक फ्रेंड को लिखा है 1793 में, लुकिंग बैक अपॉन द टाइम व्हेन ही हैड जस्ट कंप्लीटेड हिज स्टडीज़. जब इन्होंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट किया था तब इसको इन्होंने लिखा था. आई वॉज एजुकेटेड इन द रेसिडेंशियल कॉलेज ऑफ प्लेसेस. इन्होंने बताया कि ये प्लेसेस एक कॉलेज है, वहाँ से पढ़े हुए हैं. देयर आई वॉज कंपनी ऑफ इम्पोर्टेंट मैन. मतलब ये उनके साथ में थे जो काफ़ी वीआईपी मैन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग थे उनके साथ थे. वंस माई स्टडीज इंडेड, जब इनका स्टडी खत्म हुआ, आई वॉज लेफ्ट विथ नथिंग. इनके पास कुछ नहीं था. आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ पोस्ट. इन्होंने जॉब के लिए अप्लाई, मतलब ढूंढना स्टार्ट कर दिया. इट वॉज इम्पॉसिबल टू फाइंड वन एट द लॉ कोर्ट इन द पेरिस. और ये काफ़ी मुश्किल था लॉ कोर्ट पे काम करना. द चॉइस ऑफ अ करियर इन द आर्मी वॉज नॉट ओपन टू मी. और जो आर्मी का जो चॉइस था वो ओपन नहीं थी इनके लिए. एज I was not by no
नॉट नोबल बाय बर्थ, क्योंकि ये नोबल नहीं थे, मतलब बड़े-बड़े आर्मी, बड़े मतलब जो रिच थे उस फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करते थे, इसलिए आर्मी का जो पोस्ट था इनके लिए ओपन नहीं था। नॉर डिड आई हैव अ पैट्रॉन, ना ही मैं देशभक्ति कर सकते थे। ऐसा कुछ चर्च है ना, वो भी इनको कुछ जॉब नहीं रहता था। आई कुड नॉट बाय अ ऑफिस एज़ आई डिड नॉट पोसेस अ सोल, और ये कुछ खुद का ऑफिस भी नहीं खरीद सकते थे। माय ओल्ड फ्रेंड्स टर्न्ड देयर बैक्स टू मी, और इनके जो दोस्त थे वो भी इनको पीठ दिखा दिए, मतलब कुछ मदद नहीं किए। द सिस्टम हैड प्रोवाइडेड अस विथ एन एजुकेशन विथआउट हाउएवर ऑफरिंग अ फील्ड वेयर आवर टैलेंट्स कुड बी यूटिलाइज्ड। और जो सिस्टम था उन्होंने प्रोवाइड किया एक एजुकेशन, बिना बिना ऑफर किए, जहाँ बिना कुछ ऑफर किए, जहाँ इनका जो टैलेंट है ना उसका इज्जत करे या फिर कुछ काम दे दें, कुछ नहीं था। उसके बाद है एक इंग्लिश, जिसका नाम है आर्थर यंग। ये इंग्लिशमैन है जो कि ट्रैवल किए थे फ्रांस 1887 और 89 के बीच। इन्होंने एक डिस्क्रिप्शन बताया, डिस्क्रिप्शन जर्नी का, सेवन मतलब अपनी जर्नी का डिस्क्रिप्शन बताया। ही ऑफन कमेंटेड ऑन व्हाट ही सॉ, और इन्होंने जो देखा वो बताया। He who decides to be served and waited upon by slaves, ill-treated slaves at that must be fully aware by doing so. He is placing his property and his life in a situation which is very different from what he would be in had he chosen the services of free will treated man. तो इन्होंने देखा कि जो लोग सर्व करा रहे थे, मतलब जो लोग काम करा रहे थे लोगों से, वो लोगों को के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, मतलब उनका कंडीशन बहुत ही डिफिकल्ट था। एंड ही वुड चूज टू डाइन इन द कंपेनियन द विक्टिम ग्रोन्स एंड शुड नॉट कंप्लेन इफ ड्यूरिंग राइट हिज डॉटर गेट स्नैप्स और सन्स थ्रॉट इज स्लिट। मतलब जो लोग कंप्लेन कर रहे थे तो उनको उनका कंडीशन बता रहे थे उनका, अगर उनकी बेटी किडनैप हो गई तब भी किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर उनके बच्चे का गला काट दे तब भी कुछ नहीं, मतलब इतना बुरा कंडीशन था। तो ये था यार फर्स्ट पार्ट, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं सेकंड पार्ट पे।